सभी को नमस्कार। आज हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत जलवायु विज्ञान में वायुदाब के बारे में अध्ययन करेंगे। वायुदाब क्या है, किसे कहते हैं, वायुदाब वास्तव में क्या होता है। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल फैला है जो अनेक गैसों से निर्मित हजारों किलोमीटर मोटी आवरण है। यह गैसमय आवरण धरातल पर दबाव डालता है जिसे वायुदाब कहते हैं। और वायुदाब को मापने की सबसे अधिक जो प्रचलित इकाई है उसे हम मिलीबार कहते हैं। वायुदाब की खोज सर्वप्रथम ग्यूरिक ने की थी। सागर तल पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर 2.7 किलोग्राम अथवा प्रति वर्ग इंच पर 17.7 वायु का औसत भार होता है। कहने का अर्थ यह है कि हम प्रति वर्ग सेंटीमीटर की बात करें तो इस क्षेत्र पर 2.7 किलोग्राम वायु का दाब होता है। यदि हम प्रति इंच की बात करें तो इस क्षेत्र पर प्रति इंच लगभग 14.7 पौंड वायु का भार होता है। वायु का यह भार वायुदाब मापी के पारे को 29.92 इंच या 760 मिमी यानी मिलीमीटर ऊपर उठा सकता है। वायुदाब मापने की अधिक प्रचलित जो इकाई वह मिलीबार है और एक जो मिलीबार है इसमें 1000 डाइन प्रति वर्ग सेमी के बराबर शक्ति होती है। वायुदाब मापने के लिए 14 या पारयुक्त तथा एनीरोइड निद्रव दाब मापियों का प्रयोग भी किया जाता है। भौगोलिक दृष्टि से यद्यपि तापमान एवं वर्षा ही जलवायु के मुख्य तत्व माने जाते हैं किंतु परोक्ष रूप से वायुदाब बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह पवनों को नियंत्रित करता है तथा तापमान एवं वर्षा को भी प्रभावित करता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जहां का वायुदाब अधिक होता है तो उस क्षेत्र से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं प्रवाहित होती है, गति करती है, जिससे जलवायु प्रभावित होती है। वायुदाब कई कारकों के द्वारा प्रभावित होता है। इनमें तापमान एक महत्वपूर्ण कारक है। तापमान के द्वारा वायुदाब किस प्रकार प्रभावित होता है। चार्ल्स ने कहा था कि वायुदाब व आयतन ताप से नियंत्रित होते हैं, अर्थात जहां का तापमान अधिक होगा वहां का वायुदाब कम होगा, आयतन भी कम होगा। क्योंकि अधिक तापमान के कारण हवाएं विरल होकर ऊपर की ओर या वायुमंडल में ऊपर की ओर गति करती है। कहने का अर्थ कि वायु के तापमान एवं दाब में विपरीत संबंध पाया जाता है। जहां तापमान अधिक है
तो वायु दाब कम होगा। और जहां का तापमान कम है वहां का वायु दाब अधिक होगा। इस प्रकार वायु दाब और जो तापमान है उसमें विपरीत अंतर पाया जाता है, विपरीत क्रिया पाई जाती है, विपरीत स्वरूप पाया जाता है, विपरीत संबंध पाया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं तापमान के आधार पर तो वायु के तापमान एवं दाब में विपरीत संबंध पाया जाता है। अधिक ताप होने पर वायु गर्म होकर फैलती है, इससे वायु का घनत्व कम हो जाता है तथा आयतन बढ़ जाता है। इस प्रकार वायु का भार कम हो जाता है, जिसके विपरीत ठंडी वायु सिकुड़ती है तथा घनत्व बढ़ने पर उसका आयतन कम हो जाता है तथा भार अधिक हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इस वायु दाब को प्रभावित करने वाले अन्य कारक की ओर, जिसमें महत्वपूर्ण कारक आता है ऊंचाई। आपने देखा होगा यदि पर्वतारोही पर्वतों पर पर्वतारोहण करते हैं तो उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। इससे हमें प्रतीत होता है कि ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब में भी अंतर आता है। पास्कल ने सर्वप्रथम पता लगाया था कि वायुमंडल में ऊंचाई के साथ वायु दाब कम होता है। वायुमंडल की कुल परतें धरातल पर दबाव डालती है। निचली परतें अधिक सघन होती है तथा ऊंचाई पर वायु विरल हो जाती है। अतएव निचली परत में सर्वाधिक भार एवं दाब होता है, जो ऊंचाई की ओर घटता जाता है। वायुमंडल में धरातल से 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर समस्त वायु का जो भार होता है वो 50% तक ही पाया जाता है। समुद्र तल के निकट प्रति 1000 फीट ऊंचाई पर 1 इंच या 34 मिलीबार वायु दाब कम हो जाता है। अधिक ऊंचाई पर वायु दाब बहुत कम होता है। ज्यों ज्यों ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे त्यों त्यों वायु जो दाब होता है उसमें कमी आती जाती है। हम बात करें यदि समुद्र तल की, तो समुद्र तल के पास जो वायु दाब होता है वो 1013.25 मिलीबार होता है। यदि हम समुद्र तल से 4000 की जो 4000 फीट है इसकी ऊंचाई पर जाते हैं तो यहाँ जो वायु दाब होता है उस 875.1 मिलीबार होता है। यदि हम 10,000 फीट की ऊंचाई पर समुद्र तल से जाते हैं तो वहां पर वायु का जो दाब होता है वो 696.8 मिलीबार होता है। यदि हम 18,000 फीट की ऊंचाई पर चले जाते हैं तो वहां हमें वायु दाब 506.0 मिलीबार ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार 40,000 फीट की ऊंचाई पर जाने पर 187 मिलीबार ही वायु दाब की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि आकाश में या अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो वहां में जो वायु दाब कम होने के कारण उनके भार में कमी आती है। यही कारण है कि वह चंद्रमा या अन्य स्थान पर जाते हैं अंतरिक्ष में तो वह आसानी से चल नहीं पाते, क्योंकि वहां उन्हें भारहीनता की कमी महसूस होती है। अगला जो टॉपिक है जिससे इस वायु दाब में अंतर आता है वह है जलवाष्प। जलवाष्प के द्वारा भी वायु दाब में अंतर आता है, परिवर्तन होता है।
जल वाष्प की मात्रा भी वायु दाब को आंशिक रूप से प्रभावित करती है। जल वाष्प वायुमंडल के निचले भाग सौमंडल में सीमित होती है। ये गैसों की अपेक्षा हल्की होती है। शुष्क वायु की अपेक्षा जो आर्द्र वायु होती है वो हल्की होती है, अतः सरलता से ऊपर उठ जाती तथा वर्षा कराती है। स्थल पर शुष्क वायु के कारण वायु दाब अधिक होता है तथा सागरों पर वाष्प की अधिकता के कारण वायु के कारण कम पाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो वायु दाब है वह तापमान के कारण, ऊंचाई के कारण और जल वाष्प के कारण प्रभावित होता है। अगला जो कारण है जिससे वायु दाब प्रभावित होता है, परिवर्तित होता है, वह है गति कारक। वायु दाब में भिन्नता पैदा करने में पृथ्वी का जो घूर्णन गति है वह भी महत्वपूर्ण होती है। इस गति के कारण वायु दाब में भिन्नता पाई जाती है। हम देखते हैं कि वायुमंडल में गति के कारण वायु दाब में भिन्नता पाई जाती है। अक्षांश के उच्च दाब तथा उपध्रुवीय निम्न वायु दाब के क्षेत्र ऐसे ही है जो गति के कारण उत्पन्न होते हैं। क्योंकि यदि हम बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी में हम देखते हैं कि ध्रुवों की ओर वायु दाब अधिक होना चाहिए, क्योंकि यहां पर शीतलता होती है। भूमध्य रेखा की ओर वायु दाब कम होना चाहिए, क्योंकि यहां पर गर्मी होती है। लेकिन हम देखते हैं कि एक क्षेत्र ऐसा आता है जहां पर वायु दाब बढ़ने के स्थान पर घट जाता है, क्योंकि ये क्या है, उच्च वायु दाब के क्षेत्र न होकर उपध्रुवीय निम्न वायु दाब के क्षेत्र है। क्योंकि यहां इसकी जो कमी है वह पृथ्वी की जो गति है, घूर्णन गति, उसके फलस्वरूप यहां वायु दाब में कमी आती है। इसके अलावा बीच का क्षेत्र ऐसा आता है जहां वायु दाब कम के स्थान पर अधिक होता है। तो ये भी परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन के फलस्वरूप ही हमें मिलता है। कहने का अर्थ यह है कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उसके कारण भी वायु दाब में परिवर्तन होता है, और यह परिवर्तन चलता रहता है। इसके अलावा अन्य कई कारक है जिनसे वायु दाब में परिवर्तन आता है, जैसे घाटियों, पर्वतों के विमुख ढालों पर उतरती हुई पवनें अधिक दाब उत्पन्न करती है। पवनों के घर्षण से भी वायु दाब में विशिष्ट परिवर्तन देखे जाते हैं। इसके अलावा बात करें पश्चिम तथा ध्रुवीय पवनों के मिलन से जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं वो भी शीत ऋतु में कम दाब के क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। ये वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक है। इसके बाद हम बात करते हैं वायु दाब की पेटियों की। वायु दाब की जो पेटियां हैं, यदि हम मानचित्र पर देखें या ग्लोब पर उनको देखें तो वायु दाब की 7 पेटियां हमें मिलती है।
जैसा कि आप इस मानचित्र में देख पा रहे हो, भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश एक डोलड्रम क्षेत्र कहलाता है, जहां हवाएं संवहनी क्रियाएं करती हुई ऊपर उठती है और वापस धरातल की ओर आती है। इस तरह से यहां संवहनी क्रियाएं मिलती है। और इस क्षेत्र में ताप अधिक होने के कारण वायुदाब जो पेटी है उसमें दाब कम मिलता है। इसके अलावा 30 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध में हो चाहे वो दक्षिणी गोलार्ध में हो, या उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी हमें मिलती है। इसके अलावा जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था कि पृथ्वी की जो गति है, घूर्णन गति यानी गतिक क्रिया है, उसके फलस्वरूप ऊपर की तरफ दाब बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहां पर दाब कम हो रहा है क्योंकि यह गतिक क्रिया के फलस्वरूप है। इसके अलावा जो उपोष्ण उच्च वायु दाब का क्षेत्र है, यह भी गतिक ऊर्जा का ही परिणाम है। गतिक ऊर्जा के फलस्वरूप यहाँ की जो दाब की स्थिति है वो परिवर्तित हो जाती है। यदि हम उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी की बात करें तो यह 60 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिण अक्षांश के मध्य पाई जाती है। उसके अलावा ध्रुवीय क्षेत्रों में उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है, जिसका प्रमुख कारण ताप है। कहने का अर्थ यह पेटी जहां तापमान की कम और अधिकता के फलस्वरूप दाब कम और तापमान कम होने के कारण इस पेटी में और दक्षिण ध्रुव की इस दक्षिणी पेटी में वायु दाब अधिक पाया जाता है। डोलड्रम के क्षेत्र में भी तापमान की अधिकता के कारण निम्न वायु दाब पाया जाता है, लो प्रेशर पाया जाता है, और यहाँ हाई प्रेशर पाया जाता है, उच्च वायु दाब पाया जाता है। और ये दोनों तीनों पेटियां ये है वात ताप जनित पेटियां, जिनकी उत्पत्ति का प्रमुख कारण ताप है। जबकि उच्च उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी उत्तरी अक्षांशों में या उत्तरी गोलार्धों में और दक्षिणी गोलार्धों में 4 पेटियां ऐसी है जो गतिक ऊर्जा का परिणाम है, जबकि 3 पेटियां ताप जनित ऊर्जा का परिणाम। अर्थात पृथ्वी पर कुल 7 पेटियां पाई जाती है, जिसमें गतिक ऊर्जा के परिणाम स्वरूप और ताप से उत्पन्न पेटी प्रमुख है। इन पेटियों में विषुवत रेखा के आसपास डोलड्रम क्षेत्र, ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, दक्षिण ध्रुव 3 निम्न वायुदाब की पेटियां पाई जाती है, और जबकि 4 वायुदाब की उच्च वायुदाब की पेटियां पाई जाती है। हम यदि एक एक पेटी की चर्चा करें तो सर्वप्रथम बात करते हैं विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की। जैसा कि हमने अभी उस ग्लोब में देखा, जो डोलड्रम क्षेत्र था, यह डोलड्रम क्षेत्र दोनों ही गोलार्धों में 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर। यहां सूर्य तप सर्वाधिक सीधा पड़ता है, अधिक ताप की प्राप्ति होती है, परिणाम स्वरूप यहां निम्न वायुदाब पाया जाता है। इस पेटी में सूर्य की सीधी किरणें पड़ने के कारण तापमान सदैव ऊंचे रहते हैं, अतः
वायुदाब कम रहता है। इस क्षेत्र में गर्म धरातल के संपर्क से वायुमंडल की निचली परत भी गर्म हो जाती है, जिससे वायु हल्की होकर ऊपर उठती है। वायुमंडल की ऊपरी परतों से ठंडी व भारी वायु नीचे उतरती, इस प्रकार वायुमंडल की संवहनी धाराएं उत्पन्न होती है। वायु का क्षैतिज रूप से प्रवाह नहीं होता, इसलिए इसे शांत पेटी कहते हैं। क्योंकि यहाँ क्या होता है, संवहन क्रियाएं होती है। ताप की अधिकता के परिणाम स्वरूप जब इस भूमध्य रेखीय क्षेत्र में इस भूमध्य रेखीय क्षेत्र में हवाएं या यूं कहे ताप के प्रभाव से हवाएं ऊपर उठती है। इस ऊपर उठने के फलस्वरूप जब संवहन की क्रियाएं होती है तो हवाएं ऊपर उठकर वापस नीचे की ओर आती है। यह हवाएं इस प्रकार क्षैतिज रूप से नहीं चलती, बल्कि यह हवाएं ऊपर से नीचे की ओर चलती है। गर्म हवाएं ऊपर की ओर प्रवाहित होती है और ठंडी हवाएं उनका स्थान लेने के लिए नीचे की ओर प्रवाहित होती है। इस प्रकार यह पेटी शांत पेटी बनी हुई होती है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं अगली पेटी की। वो पेटी है उच्च वायुदाब की पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, जो दोनों गोलार्धों में तीस डिग्री से लेकर 35 डिग्री के मध्य हमें मिलती है। इन अक्षांशों में वर्ष भर उच्च तापमान पाए जाते हैं, अतः यहां निम्न दाब होना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह पेटी ताप जनित पेटी है और यहां तापमान कम होने के स्थान पर अधिक मिलता है, जिसका प्रमुख कारण था गतिक ऊर्जा। विषुवत रेखा से उठी हुई पवनें इस पेटी में नीचे उतरती है। इस प्रकार उपध्रुवीय क्षेत्रों से पवनें इस पेटी में उतरती है। फलतः यहां वायुदाब बढ़ जाता है। इन अक्षांशों के निकट प्राचीन काल में पाल से चलने वाले जो व्यापारिक हुआ करते थे, वो उनके जलयान यहां फंस जाते थे, जिससे जलयान में जो सवार उनके अश्व होते थे उनको समुद्र में फेंकना पड़ता था, क्योंकि उसका जो वायुदाब है वो बढ़ने के फलस्वरूप जहाज में, पालदार नौकाओं में भार बढ़ने लगता था और नाव डूबने की कगार पे आ जाती थी। अपना जीवन बचाने के लिए उन अश्वों को जो व्यापार के लिए लाए जाते थे समुद्र में फेंकना पड़ता था। और इस वजह से इस पेटी को, इस उपोष्ण उच्च वायुदाबी पेटी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगली पेटी की, जो है उपध्रुवीय यानी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। यह पेटी 60 डिग्री अक्षांशों से लेकर 65 डिग्री अक्षांशों तक पाई जाती है, चाहे वह उत्तरी गोलार्ध हो चाहे वह दक्षिणी गोलार्ध हो।
ये पेटी इस क्षेत्र में हमें मिलती है, जहां ताप कम होने के कारण भी वायु दाब कम पाया जाता है, जिसका प्रमुख कारण जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गतिक ऊर्जा के कारण या गति पृथ्वी की गति के कारण ये स्थान लो प्रेशर बेल्ट के रूप में स्थापित हो जाता है, क्योंकि यहां की वायु ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती है। इस स्थान की वायु ऊपर की ओर उठ जाती, जो ध्रुवीय क्षेत्रों में और उपोष्ण उच्च के वायुदाब की पेटी में स्थापित हो जाती है। इस कारण यहां वायुदाब अधिक होने के स्थान पर कम पाया जाता है। इन पेटियों के दोनों ओर ध्रुव तथा मध्य अक्षांशों में उच्च वायुदाब पाए जाते हैं। दो उच्च दाब क्षेत्रों के मध्य एक निम्न दाब का क्षेत्र स्थित होना स्वाभाविक है। इसके अलावा पृथ्वी की जो परिभ्रमण गति, उसके कारण ध्रुवों पर भंवर उत्पन्न होता है, किंतु वहां अत्यधिक न्यून तापमान के कारण उच्च दाब ही रहता है। अतः एवं जो भंवर क्षेत्र है वो उपध्रुवीय क्षेत्रों में स्थापित हो जाता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं वायुदाब की जो अगली पेटी है, वह है ध्रुवीय पेटी। यह पेटी ध्रुवीय क्षेत्रों में मिलती है, जहां वर्ष भर सूर्य तिरछा चमकता है। क्योंकि कम तापमान के कारण यहां पर वायुदाब अधिक होता है। यह ऐसा क्षेत्र होता है जहां वर्ष भर न्यूनतम तापमान होता है, और जैसा कि शुरुआत में हमने देखा कि जहां तापमान कम होता है वहां वायुदाब अधिक होता है, क्योंकि इन दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में तापमान के कारण से, तापमान की कमी के कारण से वायुदाब अधिक मिलता है। इस प्रकार हमने देखा कि जो वायुदाब है वो क्या है, किस प्रकार कार्य करता है, वायुदाब को कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं। इसमें तापमान है, किस प्रकार तापमान प्रभावित करता है। उसके बाद हमने ऊंचाई को देखा कि ऊंचाई भी किस प्रकार तापमान को प्रभावित करती है। जो जो ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में हम जाते हैं तो वहां पर तापमान समुद्र तल की तुलना में कम मिलता है, और उसकी जो दर है वह अलग अलग प्रकार से हमें दिखाई देती है। जैसे समुद्र तल पर 1013.25 मिलीबार तापमान मिलता है, तो 40,000 फीट की ऊंचाई पर 187.0 मिलीबार तापमान ही मिलता है। इसके बाद हमने वायुदाब को जो प्रभावित करने वाले कारक थे उनमें जलवाष्प का भी अध्ययन किया कि किस प्रकार जो पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है, जो पृथ्वी सर्वाधिक नजदीक है वहां वायुदाब अधिक पाया जाता है, क्योंकि वहां उस वायुदाब को अवशोषण करने के लिए
उनमें गैसें होती है, जलवाष्प होता है और वो जलवाष्प वायु ठक कर लेते। इसके अलावा हमने गति कारक देखा जो वायुदाब में भिन्नता पैदा करता है। पृथ्वी की जो घूर्णन गति थी उसके परिणाम स्वरूप जहां पर अधिक वायुदाब होना चाहिए था, जैसे उपध्रुवीय क्षेत्र में, लेकिन उस गति क्रिया के फलस्वरूप इस उपध्रुवीय क्षेत्रों में अधिक वायुदाब के स्थान पर हमें न्यूनतम वायुदाब मिलता है, न्यून वायुदाब मिलता है, और ये कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति। इसके अलावा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में हमने देखा कि यहाँ उच्च वायुदाब की पेटी है, जबकि यह क्षेत्र एक उष्ण क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, उपोष्ण उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। और यहाँ हमने पढ़ा था कि तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है, लेकिन यहाँ अधिक तापमान होते हुए भी उच्च वायुदाब का क्षेत्र है जो पृथ्वी की गति क्रिया, घूर्णन क्रिया के फलस्वरूप स्थित है। इस प्रकार हम पृथ्वी की 7 परतों के बारे में अध्ययन, पेटियों के बारे में अध्ययन किया, जिनमें हमने देखा कि कौन कौन सी पेटी है जो ताप जनित पेटी है और कौन सी पेटी है जो गतिक क्रिया से संबंधित है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी दोनों गोलार्धों में और विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, ये 3 पेटियां ऐसी है जो ताप जनित है और बाकी जो पेटियां हैं वह गतिक क्रिया से संबंधित है, यानी गतिक जनित है। इस प्रकार हमने वायुदाब की पेटियों का अध्ययन किया। कितनी पेटियां हैं, कहाँ स्थित है, क्यों स्थित है, कौन सी पेटी ताप जनित है, कौन सी पेटी गतिक जनित है। धन्यवाद।